नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक हिंदी का समास। जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट हमारा चैप्टर रहेगा कि हमारे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारे जो हिंदी में बनते हैं, हमसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, वो हमारे या तो संधि है, समास है, अलंकार है, रस है। यहाँ से बहुत सारे हमारे क्वेश्चन हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एग्जाम में, नॉन एग्जाम सब में बनते हैं। तो हमारा संधि का कंप्लीट हो गया था। हमने 3 वीडियोज में हमने क्या है, हमारे सारे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि को कंप्लीट किया है। जिसने भी आपका संधि जिसको भी करना है और नहीं किया है, नहीं देखे वीडियो, जाके वो चेक कर लेना। वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से तीनों संधि के टाइप को एक्सप्लेन किया। तो संधि हमारे कंप्लीट होते हैं, उससे नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं समास। समास किसे कहते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, हमारा टॉपिक हो जाएगा समास, ठीक है। समास क्या होता है, समास का मतलब क्या है, समास समास का मतलब भी क्या होता है, संक्षेप करना। संक्षेप करना, संक्षेप का मतलब छोटा करके लिखना। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया सार्थक शब्द बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया सार्थक शब्द बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। आप लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है। सार्थक का मतलब है उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। ऐसे नहीं कि आपने किन्हीं दो शब्दों को मिलाया, कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा, ऐसे आपने ज्वाइन कर दिया, कहते समास हो गया, ऐसे नहीं। मतलब दो या दो अधिक शब्दों को आपने मेल किया और उनसे मिला के जो नया शब्द बनेगा वो सार्थक, मतलब उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर मीनिंग होगा। स अर्थ, अर्थ मतलब आपको बताइए मीनिंग, और स में उसका मीनिंगफुल अर्थ होगा। तो जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज जो मेन है, ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछ लेता है कि संक्षेप किसके लिए यूज करते हैं, संधि के लिए, समास के लिए। तो संक्षेप का मतलब एक साथ छोटा होना है, तो संक्षेप समास के लिए हम यूज करते हैं, समास करते हैं संक्षेप, मतलब छोटा करके लिखना। तो दो या दो शब्द को मिलाकर उनके बीच में जो भी विभक्ति है उसका आप लोप कर देते हैं। और आप जैसे राजकुमार आपने लिखा, उदाहरण के लिए मैं कह देती हूँ, जैसे उदाहरण के स्वरूप अगर हम कहते हैं, मैंने लिख दिया राजकुमार, राजकुमार। यहाँ पे एक वर्ड क्या है, राज, एक क्या है, कुमार, उनको मिला के कर दिया राजकुमार। तो राजकुमार मतलब क्या होता है, राजा का कुमार, मतलब राजा का बेटा, ठीक है। राजकुमार मतलब राजा का बेटा, राजा का पुत्र, राजा का कुमार, ठीक है। लड़की के लिए कुमार, लड़की के लिए कुमारी बड़ी यूज करते हैं ऐसे। तो राजकुमार मतलब राजा का कुमार, मतलब राजा का बेटा, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो का विभक्ति थी ना, उसका हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया, उसको यहाँ पे से हटा दिया। तो यहाँ पे राजा का कुमार की जगह एक वर्ड यूज कर दिया राजकुमार। तो जैसे हम राजकुमार बोलेंगे समझ आएंगे राजा की बेटी की वर्ड यूज हुआ है राजकुमार। ये कहते हैं गगनचुंबी। तो गगनचुंबी मतलब आपने बहुत जगह, हम जो हिंदी साहित्य में कहीं पे न्यूज़पेपर वगैरह में हम पढ़ते हैं, गगनचुंबी वर्ड लिखा जाता है, गगनचुंबी। मतलब गगन का मतलब होता है आकाश, ठीक है। चुंबी का मतलब छूने वाले, चूमने वाले, कि गगन को चूमने वाले, कि इतनी इतनी ऊंची मारते जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि गगन को, आकाश को छूने वाले, चूमने वाले, तो उसको हम बोलते हैं गगनचुंबी। जिसका हम विग्रह ग्रंथ कहेंगे, गगन को चूमने वाली या छूने वाली, ऐसा लगने वाली, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, गगन को चूमने वाली, वो क्या हो जाएगा, गगनचुंबी बड़ी यूज हो जाएगा उसके लिए। तो ये इसमें गगन को चूमने वाली, तो को वाली को हमने क्या एलिमिनेट कर दिया, उसके एक वर्ड यूज कर दिया गगनचुंबी मार। मतलब जब किसी बड़े बिल्डिंग के बारे में बताना और आपको कहना हो बहुत ही ऊंची मारती है, ऐसे गगनचुंबी मारती है, मतलब आकाश को छूने वाले को भी मार देती, तो वहाँ पे वर्ड जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे गगनचुंबी। तो ये क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, ये समास है कि आपने इस वर्ड की जगह पे राजा का कुमार या गगन को चूमने वाली जगह आपने यूज करते गगनचुंबी, इस जगह पे यूज कर दिया राजकुमार। तो ये क्या हो गया, हमारा समास हो गया। तो समास में क्या होता है, दो या दो
शब्दों के संक्षिप्त मेल को एक जो एक नया शब्द बनता है, एक सार्थक शब्द बनता है, उसको हम समास कहते हैं। ठीक है, तो संधि के अंदर क्या होगा, हम संधि के अंदर भी तो हम क्या करते हैं, हम शब्दों को जोड़ रहे थे, उसको जोड़ के हम नया शब्द बना रहे थे। संधि का मतलब भी क्या है, जोड़ना। और यहाँ पे समास का मतलब क्या है, संक्षेप में छोटा करके लिखना। तो दोनों में कर क्या रहे हैं, जोड़ ही रहे हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है समास और संधि के अंदर, जो देखो संधि के अंदर जो होता है ना, वहां पर हम वर्णों को क्या करते हैं, संधि के अंदर हम वर्णों को मेल करते हैं, और जो परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं, वो हमारे वर्णों के अंदर होते हैं। तो संधि की अगर मैं बात करूँ ना, डिफरेंस की बात करूँ, हम संधि और समास में क्या अंतर है, तो संधि के अंदर जो मिलान होता है वो किसका होता है, वर्णों का होता है। वर्णों का मिलान होता है। जो परिवर्तन होता है वो भी किसमें होता है, वर्णों में होता है। लेकिन समास के अंदर क्या होता है, जो मिलान होता है वो शब्दों का होता है, और उनसे मिलकर एक नया शब्द बनता है। ठीक है, तो समास और संधि में क्या डिफरेंस है कि समास में हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलान करके एक नया शब्द बनाते हैं, और संधि के अंदर क्या करते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों, मतलब दो वर्णों के मेल से एक नया वर्ण, मतलब जो परिवर्तन होगा, जो चेंजेस होगा, वो हमारा वर्ण में होगा। ठीक है, तो संधि और समास में ये डिफरेंस रहेगा हमारा। यहाँ पर शब्दों का मेल है, यहाँ पर वर्णों का मेल है, मतलब दोनों में हम जोड़ने का काम करते हैं। तो जैसे संधि के अंदर संधि विच्छेद होता है, एक संधि होती है, संधि का मतलब जोड़ना, एक संधि विच्छेद होता है, जिसका मतलब है कि आपको तोड़ना है, कि उनको शब्दों के अंदर तोड़ना है, वो हमारा संधि विच्छेद है। ऐसे ही समास के अंदर क्या होता है, एक समास होता है, समास का मतलब है संक्षेप करना, छोटा करना, उसको मिला के नया एक छोटा शब्द लिखना, और समास का विग्रह बोलते हैं। जैसे संधि में संधि विच्छेद बोलते हैं, यहाँ पे समास और समास का विग्रह बोलते हैं। तो समास का विग्रह में क्या होता है, हम जो एक शब्द है, आपको कह देंगे इसका समास का विग्रह करके लिखो, तो आपको क्या लिखोगे, राजकुमार, राजा का कुमार, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली, ऐसे कुछ भी दे सकता है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, या फिर आप क्या कह सकते हो, नील कमल, नीला है जो कमल। तो समास विग्रह में क्या होता है कि आप उसको क्या करते हो, जो आपका संक्षिप्त रूप है उसको ओपन करके, एक्सप्लेन करके, एक्सपेंड करके लिख देते हैं पूरा कि इसका मतलब क्या होगा। अगर इसका विग्रह करूंगी तो विग्रह क्या हो जाएगा, गगन को छूने वाली, या नीला है जो कमल, या रसोई घर के लिए है तो रसोई के लिए घर, विद्यालय है तो विद्या के लिए आलय। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं समास का विग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा समास और संधि। दोनों में क्या कनेक्शन था कि समास में हम क्या करेंगे, शब्दों का मेल करेंगे, नया सार्थक शब्द बनाएंगे, और संधि के अंदर हम वर्णों का मेल करेंगे, और जो परिवर्तन होगा वो हमारा किसमें होगा, वर्णों में ही होगा। ठीक है, तो समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। और समास का विग्रह क्या होता है, विग्रह, समास का विग्रह क्या होता है, शब्दों को तोड़ के लिखना। ठीक है, आप शब्दों को एक्सप्लेन करके लिखते हैं, उसको समास का विग्रह कहते हैं। तो पहले समास के विग्रह में क्या, समस्त पदों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को, समस्त पद को, समस्त में एक साथ लिख, समस्त पद को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया समास का विग्रह कहलाती है। समास का विग्रह कहलाती है। ठीक है, तो जैसे हम क्या गया, विद्यालय, जिसका विग्रह करो, विद्या के लिए आलय, आलय मतलब स्थान होता है, तो विद्यालय का मतलब है विद्या के लिए, शिक्षा के लिए आलय, शिक्षा के लिए स्थान, जहाँ पे पढ़ाया जाता है, पढ़ी शिक्षा ग्रहण की जाती है, उसको बोलते हैं विद्यालय। ऐसे रसोई घर होगा तो रसोई घर, इसका विग्रह क्या जाएगा, रसोई मतलब खाना बनाने, रसोई के लिए घर, रसोई घर। ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कहलाएगा, हमारा विग्रह कहलाएगा। ठीक है, समास का विग्रह कहलाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं समास का विग्रह। उसके बाद आपका आ जाता है कि हमारे यहाँ पर मेन चीज क्या है। अभी एक चीज तो विद्या, एक है यहाँ पे आलय, यहाँ पे रसोई, और क्या है घर। तो हमारे समास के अंदर क्या होता है, मेन चीजें कि दो पद होते हैं, पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है। हमसे पूछ लिया जाता है कई बार, समास की डेफिनेशन पूछ जाती है
कि जैसे समास के हमारे 6 टाइप होते हैं, तो कौन से समास के अंदर पूर्वपद प्रधान होता है, किस टाइप के अंदर हमारा उत्तर प्रधान होता है, कहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे समास की अलग अलग टाइप होती है। तो हमारे समास की क्या है, 6 टाइप होती है। अगर हम समास को आगे प्रकार में डिवाइड करेंगे तो समास कितने तरह के होते हैं, 6 तरह के होते हैं। तो हमारे यहाँ पर कौन सा पूर्व पद है, कौन सा उत्तर पद है, या किसकी प्रधानता है, यहाँ पर वो पूछा जाता है। तो विद्यालय में क्या, विद्या के लिए आल्य, किसके लिए, विद्या के लिए क्या, आल्य। प्रधानता किसकी है हमारी, उत्तर पद की है कि पूर्व पद के लिए। रसोई घर, रसोई के लिए घर, किसके ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा है, आल्य के ऊपर, घर के ऊपर। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जो बाद वाला पद है वो क्या होता है, प्रधान होता है। प्रधान का मतलब समझो यहाँ पे क्या है, प्रधान का मतलब मुख्य गुण, कि किसके बारे में बात हो रही, कि किसके बारे में, घर की बात हो रही, कौन सा घर, जो रसोई के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे मुख्य घर है, आल्य है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पद प्रधान है हमारा, उत्तर पद प्रधान। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, हम जो हमारी 6 टाइप है, पहले 6 टाइप बता देती हूँ, फिर हम देखते हैं कि किस टाइप के अंदर हमारा कौन सा पद प्रधान होता है। देखो मैं बताती हूँ आपको, इस समास के अंदर कितनी टाइप होती है हमारी, 6 टाइप होती है। वन वन करके सारे डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता देती हूँ हमारे समास किस तरह के होते हैं, 6 टाइप आप कह सकते हो। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले अव्ययी भाव समास, दूसरा आपका तत्पुरुष समास, थर्ड आपका कर्मधारय समास, फोर्थ है आपका, फोर्थ है आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, फिफ्थ है आपका द्विगु समास, और सिक्स्थ है आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये हमारे क्या है, समास के 6 भेद होते हैं। हम वन करके सबको डिस्कस करेंगे, सबके एग्जांपल्स करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इजी है समास, जिसने अगर किया नहीं है तो उसको लग सकता है कि समास चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ज्यादा बनते हैं। लेकिन जिसने अब तक किया नहीं है उसको ये थोड़ा पढ़ने के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा लगेगा कि तो बहुत डिफिकल्ट है, मुझे समझ आ रहा, मुझे कुछ, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्पल्स सब रिपीट होते हैं, इसमें भी आ जाता है, उसमें भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पहचानना होता है कि कौन सी टाइप है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो विग्रह पे डिपेंड करता है कि जो आप विग्रह कर रहे हो ना समास में, उससे पहचानना हमारे लिए इजी होता है कि किसकी टाइप है। सिर्फ जो शब्द दिया होगा ना, वो शब्द क्या हो सकता है, वो दिनों में या 2-3 एग्जाम्पल्स में रिपीट हो सकता है कि वो द्विगु में भी आ गया, या फिर वो बहुव्रीहि में भी आ गया, या फिर वो अव्यय भाव में आ गया। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैम ये एग्जाम्पल तो मैंने उसमें भी पढ़ा था, ये एग्जाम्पल मैं कर्मधारय में भी पढ़ रहा हूँ। तो जो पहचानना होता है वो किससे इजी होता है, हमारा विग्रह से होता है। तो अगर आपके किसी भी शब्द का विग्रह करके दिया है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है पहचानना कि किस, कौन से समास की वो टाइप है। 6 टाइप में से वो कौन से समास का एग्जाम्पल या उदाहरण है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हमने 6 टाइप देखी, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास एंड बहुव्रीहि समास। आपका तो बहुव्रीहि विद्या, बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास आपका। उसके बाद अब हमने क्या कहा था मैंने आपको कि इन समास के अंदर क्या होता है, किसी टाइप के अंदर आपका पूर्व पद प्रधान होगा, किसी में उत्तर पद प्रधान होगा। तो पहले तो कहूंगा मैं पद क्या होते हैं। पद तो मतलब जो आपके जो संयुक्त शब्द है, इसमें जो आपके दोनों यूज हो रहे हैं वो पद होते हैं। ठीक है, पद का मतलब वैसे तो हम वाक्य की सेंस से बात करें ना, तो किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होने वाले हर एक शब्द को आप क्या नाम देते हो, पद का नाम देते हो। ठीक है, इंडिविजुअल कोई शब्द है ना तो वो सिर्फ शब्द कहलाएगा, लेकिन यदि कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वहां पर वो क्या बन जाता है, हमारा पद बन जाता है। ठीक है, जैसे मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं घर जा रहा हूँ, मैं, सारे क्या है,
पद कहलाएंगे आप। वैसे कोई सेंटेंस में अगर सिर्फ आता घर लिखा होता तो घर क्या हो जाता, शब्द हो जाता हमारा। तो कोई भी शब्द जब वाक्य में हमारे प्रयोग होता है तो वो हमारा पद कहलाता है। तो अभी यहाँ पर ये समास में क्या है कि 2 या 3 शब्द से ज्वाइन करेंगे, 2 शब्दों के ज्वाइन से मेल से एक नया शब्द बना है, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर दोनों क्या है, पद कहलाएंगे। एक जो पहले आएगा उसको पूर्व पद बोलते हैं, जो बाद में आता है उसको उत्तर पद बोलते हैं। जैसे आपका राजकुमार हमने पढ़ा था, या गगनचुंबी हमने पढ़ा था, राजकुमार के हम लोग, या फिर गगनचुंबी। तो यहाँ पर एक तो गगन है और एक चुंबी। गगन का मतलब आकाश और चुंबी में चूमने वाला। राजा, कुमार माने लड़का, तो राजकुमार। तो यहाँ पर ये क्या है, जो पहले आता है वो तो होता है पूर्व पद, और जो बाद में आता है उसको हम बोलते हैं उत्तर पद। ऐसे ही गगनचुंबी में जो पहले आता है उसको बोलते हैं पूर्व पद, और जो बाद में आएगा उसको बोलेंगे उत्तर पद। तो ये इसको सिर्फ आप नॉर्मल सी बात समझे, पूर्व पद उत्तर पद तो कोई चक्कर है ही। ये जो पहले आएगा वो पूर्व है, जो बाद में आएगा वो उत्तर है, ठीक है। अब लेकिन हमें देखना क्या है कि इन 6 टाइप में आपसे पूछ लिया जाएगा किस समास के अंदर हमारा पूर्व पद प्रधान होता है, या किस समास के अंदर हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं, या किस समास के अंदर हमारा कोई भी पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा कोई अन्य पद भी प्रधान होता है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो एक बार मैं लिस्ट बता देती हूँ आपको, आपके लिए याद करना इजी रहेगा। बाकी जब हम 1-1 करके टाइप करेंगे तो मैं वहां पे समझा दूंगी कि कैसे यहाँ पे पूर्व पद प्रधान है, कैसे यहाँ पे उत्तर पद प्रधान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, कि हमारे पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। लिखिए ना, इरेज कर देती हूँ मैं इनको। हम अभी क्या लिखेंगे, पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण, कि हम कैसे बताएंगे कि किसके अंदर कौन से में पहला प्रधान है दूसरा प्रधान है, ठीक है। तो पूर्व पद प्रधान फर्स्ट है, पूर्व पद प्रधान कौन से समास में होता है, इसके आगे हम समास का नाम लिख देंगे। फिर है उत्तर पद, मैंने लिखा क्या समझ नहीं आ रहा, उत्तर मैं साथ साथ बोल भी रही हुई है, डैडी समझ में आया तो देख लेना, बोल भी रही साथ में ध्यान देना। उत्तर पद प्रधान। थर्ड है दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। और फोर्थ है दोनों पद प्रधान न होकर दोनों पद अन्य पद प्रधान, या फिर दोनों पद अप्रधान लिख दो, या तो अप्रधान या फिर अन्य पद प्रधान। अन्य पद होता कोई तीसरा ही पद, ना तो पहला पद होगा प्रधान ना ही होगा दूसरा पद, कोई तीसरा ही, जो वहां पे है ही ना फर्स्ट ना सेकंड, 2 ही पद होते हैं। जो पहले आएगा वो पूर्व पद, जो बाद में आएगा वो उत्तर पद। तो ना पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, कोई तीसरा ही पद, किसी तीसरे के बारे में बात करें, कोई तीसरा ही पद प्रधान है, तो उसको हम बोलेंगे अन्य पद प्रधान। तो इसके अंदर कौन कौन से हमारे समास हैं, तो जिसके अंदर पूर्व पद प्रधान होता है ना वो हमारा कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास, जिसमें पहले आने वाला पद प्रधान होता है उसको हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास, ठीक है। उत्तर पद प्रधान किसके अंदर होता है हमारा, तत्पुरुष समास के अंदर। जो हमने 2 एग्जांपल किए थे ना, वो गगनचुंबी गगन चूमने वाले और राजकुमार राजा का कुमार, उस दोनों के दोनों किसके उदाहरण थे, हमारे तत्पुरुष समास के उदाहरण थे। तो तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है हमारा, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर मतलब बाद में आने वाला, जैसे रसोई घर था, रसोई के लिए क्या, रसोई के लिए घर, तो हमें प्रधानता किसकी है, घर की, ना कि रसोई की। गगनचुंबी गगन को चूमने वाली, ठीक है। तो ऐसे ही इसके बाद उत्तर पद प्रधान में कौन सा है, तत्पुरुष, कर्मधारय, कर्मधारय एंड द्विगु। इन तीनों समास के
तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, तीनों में कौन प्रधान होता है हमारा? उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों में कौन सा प्रधान होगा? बाद में आने वाला। ठीक है, पूर्व पद होता है पहले आने वाला, उत्तर पद होता है बाद में आने वाला। तो इन तीनों समास के अंदर बाद में आने वाला पद की प्रधानता होती है हमारी। ठीक है, उसके बाद दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं? द्वंद्व समास के अंदर। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कहते हैं माता पिता, माता पिता, लाभ हानि, लाभ हानि, दिन रात, तो वो हमारे क्या होते हैं? द्वंद्व समास होता है, जहां पर दोनों पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। कि ना हम ये नहीं कहेंगे कि जो पहले आया है वो मेन था या जो बाद में आया वो मेन था, वहां पे बराबर इक्वल रहता है। माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। तो द्वंद्व समास के जो एग्जाम्पल होते हैं ना, वहां पे उन दोनों शब्दों को लिखा जाता है, बस बीच में क्या लगा दिया जाता है? आपका योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है, तो वहां पे जैसे ऐसे लिखा जाता है माता पिता या लाभ हानि, ये किसके उदाहरण है? तो ये हमारे किसके उदाहरण होते हैं? द्वंद्व समास के, जहां पर दोनों पद की इक्वल बराबर प्रधानता होती है, तो उसको हम बोलते हैं द्वंद्व समास। तो हम जब मैं करवाऊंगी डिटेल में तब बता दूंगी। अभी सिर्फ मैं आपको बता रही थी कि द्वंद्व समास में जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं कैसे लिखे जाते हैं? वहाँ दोनों पद क्या होते हैं? इक्वल महत्व, बराबर का महत्व रखते हैं। ठीक है, उसके बाद दोनों पद अप्रधान या अन्य पद प्रधान होता है, वो कौन सा समास होता है हमारा? वो होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के अंदर क्या होता है? ना तो पहला पद प्रधान होगा, ना दूसरा पद प्रधान होगा, कोई अन्य ही पद प्रधान होगा। जैसे अब मैंने कह दिया नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। नीला है कंठ जिसका मतलब, अभी बात करेंगे नीला है कंठ जिसका, किसका है नीला कंठ? सीधा हम अगर आपको ये विग्रह दिया हुआ है नीला है कंठ जिसका, तो इसका मतलब हम किसकी बात करें? हम भगवान शिव की बात करें। नीलकंठ कौन है? हम ये वर्ड जो स्पेसिफिक है नीलकंठ किसके लिए यूज करते हैं? हम भगवान शिव के लिए यूज करते हैं। तो अगर विग्रह हमारा ऐसे हो रखा है कि नीला है कंठ जिसका, इसका मतलब है भगवान शिव। तो यहाँ पर प्रधानता नाम नीले की है ना कंठ की है, जो प्रधानता है वो किसके? भगवान शिव की बात हो रही है यहाँ पर। तो वो हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास, कि जहाँ पर ना पहला पद प्रधान है, ना दूसरा पद प्रधान है, और ना पहला पद पूर्व पद प्रधान है, ना उत्तर पद प्रधान है। जो प्रधानता है वो किसी अन्य पद की है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। नीलकंठ आ गया, भगवान शिव के लिए यूज कर रहे हैं। लंबोदर आ गया, लंबा है उदर जिसका, किसका है लंबा उदर? पेट लंबा किसका? भगवान गणेश की बात हो रही है। ऐसे है पीताम्बर आ गया, पीले हैं वस्त्र जिसके भगवान श्री कृष्ण के होते हैं। चक्रधर आ गया कि चक्कर है पाणी में, जिसके चक्कर पाणी, किसके हाथों में क्या है? चक्र है। तो ये सारे क्या हैं? जब हमारे कोई शब्द, कोई विग्रह है किसी अन्य पद की ओर इशारा करता है, संकेत करता है, तो वो हमारा कौन सा समास कहलाता है? बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो एक बार ये लिस्ट ध्यान में देख लेना कि जहां पर दोनों पद की प्रधानता होती है वहां पे द्वंद्व समास है। जहां पर दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, मतलब उनकी मुख्यता नहीं होती, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, वहां पे हमारा कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। और जहां पर हमारा बाद में आने वाला पद मेन होता है, मुख्य होता है, वहां पर हमारा तत्पुरुष समास हो सकता है, या कर्मधारय हो सकता है, या फिर द्विगु हो सकता है। तो हमारे उत्तर पद प्रधान वाले कितने समास होते हैं? 3 होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास। और जिसमें पहला पद मेन होता है वो हमारा होता है अव्ययीभाव समास। तो ये 6 समास है जिनको हम वन वन करके डिस्कस करेंगे। एक बार आप इसको ध्यान से बन जाते हैं। समास के अंदर पूर्व पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान। ठीक है, अब वन वन करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। सबसे कौन सा है हमारा? फर्स्ट अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्यय का मतलब पहले तो आपको मतलब ये वर्ड सुना हुआ पता होना चाहिए आपको कि अव्यय क्या होते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या है? अव्यय क्यों लिखा गया है? तो कुछ तो रीजन होगा। अव्यय मतलब वो शब्द होते हैं हमारे जिनके ऊपर कोई भी विकार है, कोई परिवर्तन, अविकारी शब्दों को हम बोलते हैं अव्यय। ठीक है, जिनके ऊपर भी संख्या, लिंग, वचन, काल या किसकी वजह से भी क्या है?
आपका कोई भी विकार या कोई परिवर्तन नहीं होता, उनको हम बोलते हैं अविकारी शब्द या अव्यय बोलते हैं। वो शब्द जिन पर लिंग वचन काल की वजह से कोई भी परिवर्तन या चेंजेस नहीं होते उनको हम बोलते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। तो यहाँ पर अव्ययभाव समास में इसका मतलब क्या है कि अव्ययभाव समास में क्या है कि आपके जो पूर्व में क्या लगे रहेंगे, अव्यय लगे रहेंगे, जिससे हमें पहचान करनी है कि किसके एग्जाम्पल है, अव्ययभाव समास के एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो। अव्ययभाव समास के अंदर क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। अव्ययभाव समास के अंदर क्या होता है आपका, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय की भांति प्रयुक्त होता हो। जिस समास का कौन सा पद, प्रथम या फिर पूर्व पद, प्रथम कह सकते हो या पूर्व लिखना, पूर्व से फैमिलियर हो। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और अव्यय की भांति प्रयुक्त होता हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। हम इनकी पहचान कैसे करेंगे कि इनमें क्या रहेगा, मैं कुछ कीवर्ड्स बता देती हूँ कि जिससे आपको पहचानना आसान रहेगा कि यदि हमारे स्टार्टिंग के अंदर उप, अनु, यथा, प्रति, हर, भर, दर, आ, नी, बे, यस, ये वर्ड लिख लेना आप याद से कि उप, अनु, यथा, प्रति, हर, भर, दर, आ, नी, बे, यस, इनमें से कोई भी वर्ड से कोई हमारा शब्द स्टार्ट होता है तो वो हमारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, अव्ययभाव समास के एग्जाम्पल होते हैं। कैसे, वो हम वन करके इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, उप है, तो उप से जैसे क्या बन गया, उपनयन। अनु से क्या बन गया, जैसे अनुसार। यथा से जैसे यथा शक्ति। प्रति से प्रति दिन। हर से हर एक कह सकते हो, ठीक है, या हर दिन कह सकते हो। भर से भरपेट। दर से दरअसल। दरअसल मतलब वास्तव में। आ से आजीवन। नी से निरस। नी से छोटे नी से मतलब निडर, निरस, निडर। बे से बेघर, बेशरम, बेबस। स से सपरिवार, ठीक है। मैंने सबके एग्जाम्पल जो भी मैंने आपको अव्यय लिखवाए हैं कि जिससे आप पहचान कर सकते हो कि वो अव्यय भाव समास का एग्जाम्पल है। आपको उनके अकॉर्डिंग मैंने हर एक का एक नीचे लिख दिया कि ऊपर जैसे उपनयन हो गया, अनु, ऐसे ये नहीं कि सिर्फ ये ही है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इन अव्ययों से आपके शब्द बन सकते हैं। तो जिनके भी आगे ये अव्यय लगे मिले हैं, आप उस शब्द को क्या होगे, वो हमारा किसका एग्जाम्पल है, अव्यय भाव समास का एग्जाम्पल है। जिसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया उप का उपनयन, अनु से अनुसार, यथा से यथाशक्ति, ठीक है, यथानुसार। प्रति से प्रतिदिन, हर से हर दिन, या जो भी शब्द आपका हर से मिलके बन सकता है स्टार्ट होके। भर से भरपेट। दर से दरअसल। आ से आजीवन, जीवन मतलब जीवन भर, आजीवन मैं आपकी सेवा करूंगा तो जीवन, और आजीवन मतलब पूरी जीवन भर। नी से निडर, बिना डर के। निरस, बिना
कि उसके अंदर कोई उत्साह, कोई रंग हो, निरस हो, जिसमें ना कोई मजा नहीं आया, निरस थी, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं थी वो चीज। बे से बिना, बेबस, बेघर, बेशरम, किसी को उसके पास घर नहीं है, बेबस, कोई सहारा नहीं है, बेशरम, ऐसे स से सपरिवार। तो ये आपको देखने में एक छोटा सा, आप कह सकते हो आपको उपसर्ग की तरह लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग शब्द है जिनसे मिलकर एक नया ही अर्थ निकल के आ रहा है, ठीक है। वो हमारे क्या हो जाएंगे, अव्ययी भाव समास के क्या हो जाएंगे, हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो फर्स्ट तो आप ये लिख लो, उप, अनु, यथा, प्रति, हर, भर, दर, आ, नी, बेस। आप 2 या 3 बार इसको बोलोगे ना, आपको माइंड में बैठ जाएगा, जैसे मुझे याद होगा, उप, अनु, यथा, प्रति, हर, भर, दर, आ, नी, बेस, ठीक है। तो ये अगर लगे मिलेंगे तो क्या बताना है, इसको अव्ययी भाव समास बताना है। सेकंड, और कौन से जिनसे आपके अव्ययी भाव समास की पहचान हो सकती है, वो हमारा लिखो, जैसे अंत में यदि पूर्व, अनुसार या उपरांत आता है, अंत में यदि शब्द के लास्ट में, तो शब्द के स्टार्टिंग में मिल रहे थे, हमें आगे लगे हुए मिलेंगे, हमें पहचान करने का विभाग समास। यदि शब्द के अंत में क्या लगा हुआ है, पूर्व लगा है, उपरांत लगा है, या फिर अनुसार लगा है, तो भी वो किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, अव्ययी भाव समास के। अंत में यदि पूर्व, उपरांत या अनुसार मिल जाए तो भी आप उसको क्या कहोगे, वो अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इसके उदाहरण में आप लिख सकते हो, कुशलता पूर्वक, पूर्व से अगर हम वर्ड बताएं तो क्या आ जाएगा, कुशलता पूर्वक। उपरांत की अगर हम बात करें तो तदोपरांत या वर्षोपरांत, तदोपरांत कह सकते हो, या फिर वर्षोपरांत, कि बहुत सालों के बाद वो आ गया, वर्षोपरांत, तदोपरांत या फिर वर्षोनुसार। और अनुसार की बात अगर हम करें तो अनुसार के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आज्ञा अनुसार, जैसा मैंने कहा था उसने वैसे क्या, आज्ञा अनुसार। ये इनके एग्जाम्पल हो गए। अंत में यदि किसी भी शब्द के अंत में यदि पूर्व, उपरांत या अनुसार मिल जाए तो हम उसको कहेंगे वो अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। तो पूर्व से हो गया कुशलता पूर्वक, ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं, ऐसे उपरांत से हो गया तदोपरांत या वर्षोपरांत, अनुसार से हो गया आज्ञा अनुसार, ठीक है। तो ये भी हम किसकी पहचान है, अव्ययी भाव की पहचान। ये जो मैं लिखवा रहे हैं ना, ये 1 2 करके आपको इनको याद करना है, कीवर्ड्स है जिससे आप ये पहचान सकते हो कि अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है या नहीं। तो फर्स्ट हमारा ये हो गए, कितने शब्द है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शब्द ही है, इनसे स्टार्ट होकर शब्द बन रहे हैं। और 3 आपके यहाँ पे है, 1 2 3, तो 15 तो ये हो गए। नेक्स्ट देखो, इस डेफिनेशन को इरेज कर रही हूं मैं यहाँ पे, इसकी जगह पे हम और देखते हैं और कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि वो क्या है, अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है या नहीं है। थर्ड है, यदि पुनरावृत्ति वाले शब्द है। थर्ड है, यदि अव्ययी भाव समास के अंदर बता रहे हैं, यदि पुनरावृत्ति वाले शब्द हैं तो भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। कैसे पुनरावृत्ति वाले शब्द, कैसे, जैसे लिखा है रातों रात, दिनों दिन, या फिर पल पल, पल पल मुझे उसकी चिंता नहीं रहती है, जल्दी जल्दी, पल पल। तो जहां पर सेम शब्द आपका रिपीट होता है वो हमारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, हम कहेंगे ये तो हाइफन लगा हुआ है, ये तो आपने कहा था कि द्वंद्व में आता है, तो नहीं, वहां पर जो शब्द होंगे वो दोनों शब्द डिफरेंट होंगे और दोनों की क्या होगी, इक्वल लेवल पे होंगे। लेकिन यहाँ पे जो शब्द है वो सेम शब्द रिपीट हो रहा है, तो जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, एक ही शब्द आपका रिपीट होगा, वो हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। कई बार हम मिस्टेक करते हैं, देखो तो रातों रात है, एक दिनों रात है, दिनों रात के अंदर क्या है, दिन और रात, और रातों रात में क्या है, रात और रात, दोनों रात। तो यहाँ पर सेम शब्द ही रिपीट है, रातों रात होता है रात और रात, दिनों दिन का होता है दिन और दिन, लेकिन दिनों रात का होता है दिन और रात। तो यहाँ पर ये आपका अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल नहीं कहलाएगा दिनों रात, ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हमारा द्वंद्व समास का एग्जाम्पल।
हो जाएगा। हम जब द्वंद करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अब एक बार बता देती हूँ, बीच में आगे जैसे मैंने बता दिया आपको कि रातों रात में दोनों रात रात है, दिनों दिन में ये दोनों दिन दिन है, फिर पल पल जल्दी जल्दी, ये सारे तरह किस में आते हैं, हमारे अव्यय भाव समास के उदाहरण में आते हैं, अव्यय भाव समास के अंदर आते हैं। ठीक है, रातों रात, दिनों दिन, बातों बात, पल पल, धीरे धीरे, जो भी हम रिपीटिंग वाले वर्ड हिंदी में लिखते हैं ना, धीरे धीरे चल रहा था, तो धीरे धीरे ये सारे कौन से हैं, अव्ययभाव समास के एग्जाम्पल कराएंगे। तो ठीक है, बस आपको अव्ययभाव समास में ये चीज याद करनी है। कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं। फर्स्ट चीज क्या कि अव्ययभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास के अंदर हमारा कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद, पहले आने वाला पद, इनसे मीनिंग चेंज हमारा होता है। तो आपको पूछा जाए किस समास के अंदर पूर्व पद प्रधान होता है, तो आप कहोगे अव्ययभाव समास के अंदर। सेकंड थिंग, क्या पहचान है उसकी, तो ये पहचान है, आपकी पहचान आइडेंटिफाई करना है आपको कि कौन सा उदाहरण आपका अव्ययभाव समास में है। तो ये आपके तीन, ये वाले सारे 12 वर्ड जो आपके 12 दिए थे, आगे उपसर्ग कह सकते हो, उपनु, यथा, वर्ती, हर, भर, दर, आ, नी, बेस, ये, या फिर लास्ट में लगा हो पूर्वक, उपरांत या अनुसार, तो भी आपका अव्ययभाव समास। या फिर आपके शब्द रिपीट हो रहे हो, सेम शब्द आपको 2 बार लिखा जाता है, पल पल, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, दिनों दिन, रातों रात, तो भी आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अव्ययभाव समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, इजी है बहुत ज्यादा, बस आपको ये वर्ड्स याद करने हैं, अव्ययभाव समास को ढूंढना डिफिकल्ट नहीं होगा। अब करते हैं सेकंड समास हमारा कौन सा, क्या लिखा था हमने अव्ययभाव के बाद, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट करेंगे तत्पुरुष समास क्या है हमारा। हम कर रहे हैं समास, समास के अंदर हम करेंगे सेकंड वाला तत्पुरुष समास। कौन सी कैटेगरी में लिखा था हमने, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। जिस समास में हमारा बाद में आने वाला पद उत्तर पद प्रधान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच की कार चिन्ह का लोप होता है। कार चिन्ह देखो हम सब में लोप करेंगे, जितने समास है, समास का मतलब क्या है, संक्षेप करके लिखना। तो जितनी भी कारक की विभक्तियां होती है उन सबका हम लोप कर देते हैं। कारक तो सबको पता होगा, तत्पुरुष समास में सारे कारक यूज होंगे हमारे, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, कर्ता ने कर्म को, कर्ण से संप्रदान के लिए आवादन से या अलग होने की सेंस, से वर्ड यूज होगा या फिर अलग, आवादन से अलग, संबंध का, के या की, लास्ट अधिकरण में या पर, ये क्या है, कारक है। ये मैं आपको अभी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि तत्पुरुष समास के अंदर ये कारक की विभक्तियां हमारी यूज होंगी, उसके अकॉर्डिंग तत्पुरुष समास की क्या हो जाएंगे, आगे भी 6 टाइप्स हमारे डिवाइड हो जाएंगे। तो तत्पुरुष समास में स्टार्ट जो होगा हमारा कर्म से स्टार्ट होगा, कर्म, कर्ण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण, कर्ता नहीं आता, ये 4 है, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान, संबंध और अधिकरण के बारे में। ठीक है, तो पहले सबसे पहले बात करते हैं तत्पुरुष समास के है, जिस समास में उत्तर पद या बाद में आने वाला पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का, कारक चिन्हों का, विभक्तियों का लोप होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है या फिर बाद में आने वाला पद प्रधान होता है उसको हम बोलते हैं तत्पुरुष समास, और कारक चिन्हों का इसके बीच में क्या होता है, लोप होता है।
तो इस अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमारा सबसे पहला जो समास होता है कौन सा होता है, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष को उदाहरण क्या आएगा, कर्म की हमारी कारक चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, तो इसकी जो कारक चिन्ह होगी तो वो क्या हो जाएगा हमारा को। कारक चिन्ह या विभक्ति क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे को। तो जो भी हमारे शब्द होंगे वो क्या हो जाएगा, को से हमारे विभक्त किए जाएंगे, ठीक है, वो हमारा कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। तो इसके अंदर अगर आपको लिखना है तो आप क्या कहोगे, कर्म तत्पुरुष है हमारा, इसमें कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसे गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाली, यश प्राप्ति, यश को प्राप्त, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, कारक चिन्ह को होता है, तो इसके जो भी आप विग्रह करोगे वो किस हिसाब से होगा, जैसे गगन चुंबी ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसलिए मैं एक बार आपको कनेक्ट कर पाऊँ वही फिर से बता रही हूँ। गगन चुंबी मतलब गगन को चूमने वाली, को आ गया, यश प्राप्त, इसको बहुत यश प्राप्त हो गया, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, कौन सी विभक्ति है बीच में, को। तो जो भी कर्म तत्पुरुष के उदाहरण होंगे वहां पर जो विग्रह करने पर जो विभक्ति मिलेगी हमें उन दो शब्दों के बीच में कौन सी मिलेगी, को मिलेगी। तो हम उसको कहते हैं, वो किसका उदाहरण है, कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है, कर्ता ने कर्म को। तो जैसे आपको पूछा जाए कर्म तत्पुरुष क्या होगा, तो आपको विग्रह करके देखना है, और यदि वहां पे आपको को विभक्ति मिलती है तो वो आप उसको क्या बोल दोगे, कर्म तत्पुरुष का उदाहरण डाल दोगे। कर्म के बाद क्या है, कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष में कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, से, विभक्ति क्या हो जाएगी, से, ठीक है। साधन के रूप में क्या कहते हैं, जिससे आप कोई काम करते हो, जैसे राम ने फल को चाकू से काटा, ठीक है, राम ने रावण को तीर से मारा। तो जहां पर जो साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, से वर्ड वहां पर उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। से किस चीज से वो काम किया गया, कलम से, राम कलम से लिखता है। तो कर्ण तत्पुरुष में क्या होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है हमारा, से होता है, ठीक है। इसके उदाहरण के अंदर आप क्या करना, क्या आ जाएगा, जैसे करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, करुणा पूर्ण, तो करुणा से पूर्ण मतलब करुणा से भरा हुआ, करुणा से पूर्ण, ठीक है। ऐसे ही शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, शोक ग्रस्त, शोक में डूबा हुआ ना, तो शोक से ग्रस्त। और कह सकते हो ऋण युक्त, ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, आगे इसमें बताऊं क्या डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, ऋण युक्त, ऋण से युक्त मतलब जिसके ऊपर क्या सिर पे कर्ज है, ऋण है, उसको बोलेंगे ऋण से युक्त। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, शोक में शोक से ग्रस्त, और करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, करुणा से भरा हुआ। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल है, कर्ण तत्पुरुष के। तो कर्ण तत्पुरुष के अंदर जब हम किसी भी समास शब्द का विग्रह करेंगे तो जो विभक्ति चिन्ह हमें मिलेगी वो हमें से मिलेगी, ठीक है। तो करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, और ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। तो कर्ण तत्पुरुष की पहचान क्या रहेगी, से आपको ढूंढना है विभक्ति चिन्ह। नेक्स्ट कर्ण के बाद क्या था, संप्रदान, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष क्या है आपकी, तत्पुरुष समास कर रहे थे, तत्पुरुष समास कर रहे हैं। तत्पुरुष समास के अंदर नेक्स्ट है हमारी संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का होता है के लिए, किसके लिए कोई काम किया गया है, जैसे था रसोई घर, रसोई के लिए घर, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो संप्रदान तत्पुरुष में पहचान क्या होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है इसमें, के लिए। संप्रदान में विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए,
तो जो भी आप विग्रह करोगे उसमें क्या आएगा, बीच में विभक्ति क्या मिलेगी आपको, के लिए मिलेगी। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, विद्यालय, विद्या के लिए आल्य, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तो विग्रह करके आपको देखना है, विग्रह से आपको पता चलेगा कि आपको बीच में यहाँ पे कौन सी विभक्ति मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम कार्य की पहचान कर पाएंगे। तो यहाँ पे के लिए आ रहा है, के लिए किसमें आता है, संप्रदान में आता है, संप्रदान मतलब के लिए, तो वहां पे विभक्ति होती है के लिए। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, संप्रदान। और संप्रदान कौन सा, किसका टाइप होता है, तत्पुरुष का, तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ पर इन शब्दों के लिए। या आप उसके संप्रदान के लिए और कह सकते हैं यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, गौशाला, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, गौशाला, गौ के लिए शाला, ठीक है। शाला मतलब रहने के लिए घर, डाक गाड़ी, डाक के लिए डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, जिसमें हम ये हमारे जो लेटर वगैरह जाते हैं ना, कोई पोस्ट से स्पीड पोस्ट से कोई चीज जाती है तो उसके लिए जो गाड़ी होती है, तो डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी कह सकते हो। ऐसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी होगा। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। पूछा जाए परीक्षा भवन में कौन सा समास है, तो आप सब तोड़ देखोगे परीक्षा भवन मतलब जहाँ पे परीक्षा होती है, परीक्षा के लिए भवन, तो परीक्षा भवन के अंदर क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। तो सिर्फ आपको विग्रह करना आना चाहिए, जैसे आपको विग्रह करना आ जाएगा पहचानना फिर बिल्कुल आसान है। तो ये क्या है, हमारे कुछ एग्जाम्पल थे, रसोई घर, रसोई के लिए घर, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, गौशाला, गौ के लिए गायों के लिए शाला, रहने वाली जगह रहने की, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, और परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। ये किसके उदाहरण थे, हमारे संप्रदान तत्पुरुष की। उसके बाद करते हैं अपादान तत्पुरुष क्या होते हैं, ठीक है। अपादान तत्पुरुष नेक्स्ट। अपादान तत्पुरुष में क्या है, अपादान तत्पुरुष विभक्ति क्या हो जाएगी, से या अलग होने का भाव, अलग से कह सकते हो, या फिर आप विग्रह करो तो आपको वो चीज क्या पता चलनी चाहिए कि उसमें कुछ अलग होने की सेंस है, दूर होने की सेंस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। देखो से विभक्ति हमारी कर्ण में भी आ रही थी और से विभक्ति हमारी अपादान में भी आ रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा विग्रह करने में कि ये कर्ण वाला है कि ये अपादान वाला है, ठीक है। जहां पर से अलग होने की, जुदा होने की सेंस होगी ना, अलग होने की, तो हम उसको बोलेंगे अपादान तत्पुरुष। लेकिन अगर कोई चीज उसके साथ जुड़ी होने की अगर संभावना होगी और उससे विभक्ति आ रही है तो हम उसको बोलेंगे कर्ण। जैसे था शोकग्रस्त, शोक में डूबा, शोक से ग्रस्त, कि शोक से क्या था, दुखी था, ग्रस्त था, तो वहां पे क्या है, शोक दुख उसके साथ है अभी, वो शोक से ग्रस्त है। या फिर आप एक और व्यस्त उदाहरण देते हो, एक है ऋण मुक्त, एक है आपका ऋण युक्त। दोनों का मीनिंग बिल्कुल अपोजिट है। एक तो है ऋण मुक्त कि मैंने तो अपना सारा ऋण से मुक्त हो गया, मैंने सारा जितने पैसे मैंने लिया था उठा के मैंने सबको वापस कर दिया, अब मेरे ऊपर कोई ऋण नहीं है, तो मैं ऋण से मुक्त हूं। तो ऋण से मुक्त। और एक आपका ऋण युक्त, ऋण से युक्त, अरे मेरे सिर के ऊपर तो बहुत सारा ऋण है, कर्जा है, मैंने इतना पैसा ले रखा है, तो ऋण से युक्त। दोनों में से विभक्ति आ रही है, जो वर्ड लिखा था एडजेक्टिव लिखे हुए। अब यहाँ पे पहचान कैसे करनी है वो आपको ये चीज समझनी है, बस इसको आप ये चीज समझ आ गई तो आपको कर्ण तत्पुरुष का और अपादान तत्पुरुष का अंतर समझ में आ जाएगा। तो ऋण से मुक्त मतलब अब आपके सिर के ऊपर कोई ऋण नहीं है, आप तो आपके साथ नहीं है ऋण, आपसे अलग हो गया है, दूर हो गया है, ऋण सारे हट गए हैं, तो ऋण से मुक्त। तो इसके अंदर जो ये जो उदाहरण है किसका है, अपादान तत्पुरुष का है, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या, ऋण युक्त। अभी भी आपके सिर के ऊपर बहुत सारा ऋण है, ऋण से युक्त हो, कर्जा है आपके ऊपर, ऋण युक्त। तो ये आपका जो उदाहरण है वो आपका
कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण। बस इस उदाहरण को याद रख लेना, इसको समझ लेना अच्छे से क्या कहना चाह रहे हैं आप, फिर अपादान और कर्ण तत्पुरुष के अंदर कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जहां पर भी आपकी से विभक्ति आ रही हो लेकिन जो सेंस हो वो अलग होने की, जुदा होने की हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अपादान तत्पुरुष कहलाएगा। जैसे कहते हैं ना, जैसे पेड़ से पत्ते नीचे गिर गए, या आंधी से बोर्ड नीचे गिर गया। तो जो बोर्ड था वो क्या आंधी की वजह से नीचे गिर गया, वो टूट के अलग हो गया। तो वहां पर जो समास होगा वो क्या होगा, हमारा अपादान कहलाएगा, ना कि कर्ण। क्या पहले से दिख गया, आंधी से आम टूट गए, वो साधन हो गया, साधन नहीं। आम से पत्ते टूट के नीचे गिर गए, तो आम जो पत्ते थे वो पेड़ से टूट के कहाँ है, उससे पेड़ से अलग हो गए, जुदा हो गए थे। तो वहां पर हमारा समास हो क्या होगा, अपादान होगा। ठीक है, तो जहां पर भी अलग होने की, जुदा होने की सेंस होगी, निकल के आएगी, वहां पर हम क्या करके आएंगे, अपादान करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि दोनों में विभक्ति क्या होती है, हमारी सेम रहती है। ठीक है, जैसे धनहीन है, धन से हीन, धनहीन है, धन से हीन मतलब आपके पास पैसा नहीं है, आपसे अलग हो गया पैसा, धन से आप हीन हो, आपके पास कोई पैसा नहीं, धनहीन आ गया आपका। ऐसे ही गुणहीन हो गया, गुणों से हीन हो कि आपके अंदर कोई गुण नहीं है, गुण से हीन, तो गुण क्या हो गया, आपसे अलग हो गए, गुण से हीन। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, अपादान के एग्जाम्पल है। गुणहीन गुणों से हीन, धनहीन धन से हीन, धन नहीं आपके पास, और ऋण से आप कहाँ है, मुक्त, ऋण से आप मुक्त हो चुके हो। ऐसे ही आपका जलहीन, जल से हीन आ गया। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको किसके हैं, जलहीन, गुणहीन, ऋणहीन, या फिर कोई अलग है तो पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट मतलब जो सही रास्ता था उसको छोड़ के आप गलत रास्ते पे चलने स्टार्ट हो गए, पथ से भ्रष्ट हो गए, पथ से भ्रष्ट हो चुका है। पथ भ्रष्ट होता है रास्ते से, जो सही रास्ते उसको छोड़ के किसी दूसरे रास्ते से, उससे जुदा हो गया, किसी और उस पे चलने लगे, गलत उस पे चले गए हो, तो पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ये सब किसके एग्जाम्पल है, हमारे अपादान तत्पुरुष के एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, और यहाँ पर इसको कंफ्यूज हो तो ना, ये जो ऋण युक्त करवाया था ना, ये मैंने किसका करवाया है आपको, कर्ण का, सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए। अगर कोई चीज आपके साथ है ऋण से युक्त, कोई चीज अभी भी आपके ऊपर है, वो हमारी क्या हो जाएगी, हमारे कर्ण तत्पुरुष कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं संबंध, संबंध तत्पुरुष। तत्पुरुष की ही टाइप कर रहे हैं हम, तो नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष। इस समास में विभक्ति कौन सी होती है, का, के या की। को नहीं होती, को हमारे किसमें थी, कर्ता ने कर्म को, तो को विभक्ति कहाँ थी, हमारे कर्म के अंदर थी। यहाँ पे या तो का या फिर के या फिर की, ये आपको मिलेगी। जैसे है राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र है। उसके बाद जैसे देश रक्षा, देश कि हम कि देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर देंगे, तो देश की रक्षा के लिए, देश रक्षा मतलब देश की रक्षा। ऐसे ही है गृह स्वामी, गृह स्वामी, गृह का स्वामी। ठीक है, तो गृह स्वामी मतलब घर का स्वामी कौन है, घर का स्वामी। देश की रक्षा, देश की रक्षा, राजा का पुत्र, तो विभक्ति कौन सी मिल रही है, तो का या के या फिर की। तो यदि हमारे समास का विग्रह करते हुए विभक्ति चिन्ह का, के या की मिलती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में भी संबंध तत्पुरुष कहलाएगा हमारा। ठीक है, जैसे पराधीन है, केवल और पराधीन, पर माने दूसरों के, पर के अधीन, दूसरों के अधीन, उसको हम बोलते हैं पराधीन, वो तो दूसरों के अधीन है। पर माने पर, दूसरों के
अधीन। ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? संबंध तत्पुरुष के एग्जाम्पल हो जाएंगे। कोई डाउट हो तो बताओ। सीधे सीधे बात है कि तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है? विभक्ति चिन्ह देखते हैं। विभक्ति संबंध किस में कौन सी विभक्ति होती है? या तो का, या फिर के, या फिर की। तीनों के हमने एग्जाम्पल देख लिए कि का राजा का पुत्र, देश रक्षा देश की रक्षा, गृह स्वामी घर का स्वामी, पराधीन पर के अधीन। आपको सिर्फ विग्रह करना सीखना है। विग्रह करना आ गया तो समास को पहचानना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ विग्रह करना सीखना है। तो मैंने आपको साथ साथ में करवा भी रही हूँ। आप थोड़ा और एक बार और इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस करना। आपके पास जो भी समाज का मटेरियल, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वहां से पढ़ने की कोशिश करना। आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किसके अंदर क्या है। अभी आपने सीखा है, अभी मैं आपको समझा रही हूँ, आप इसी टाइम पे साथ में रिविजन कर लोगे तो वो चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। काफी सारे एग्जाम्पल्स आपके माइंड में होंगे हर एक टाइप के लिए। ठीक है, तो संबंध तत्पुरुष हो गया। उसके बाद लास्ट है इसी के अंदर अधिकरण में पर, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष के अंदर क्या होगा हमारा? पहले बता चुकी हूँ। अधिकरण के अंदर विभक्ति क्या होती है हमारी? में या पर। अधिकरण तत्पुरुष में विभक्ति कौन सी होती है? में या फिर पर। आपको ये देखना है, विग्रह करने पर आपको ये आना चाहिए। तो जिस समास का विग्रह करते हुए आपके दो शब्दों के बीच में में या पर मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अधिकरण तत्पुरुष। जैसे घुड़सवार। घुड़सवार का मतलब घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। ठीक है। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, तो मेरे गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। ठीक है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। तो जहां पर विभक्ति चिन्ह आपको शब्द का विग्रह करते हुए क्या मिलेंगे? में या पर मिलेंगे, तो उसको आप क्या कह दोगे? अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। इस तरीके से है जैसे लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, लोक में प्रिय। लोकप्रिय का बस विग्रह करना आना चाहिए। लोकप्रिय का मतलब पता चल रहा, लोक मतलब संसार में प्रिय, लोक में प्रिय, संसार में प्रिय, लोगों में प्रिय, वो क्या कहलाएगा? लोकप्रिय। अधिकरण तत्पुरुष का एग्जाम्पल हो जाएगा। और हो जाएगा कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। तो कला श्रेष्ठ है, कुछ करवा लो उसे, कला में श्रेष्ठ है। कला श्रेष्ठ होता है, कला में श्रेष्ठ। ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? अधिकरण तत्पुरुष के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास पूरा कंप्लीट हो जाता है। तत्पुरुष समास में हमारी 6 टाइप थी। कर्म, कर्ता निधि, इसको यहाँ पे छोड़ देना है। वैसे कारक हो जाती है। कारक हमारे कितने होते हैं? 7 होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करें वैसे तो संबोधन के 8 होते हैं। कारक हमारे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में या पर संबोधन हे या अरे। लेकिन हमारे तत्पुरुष समास की बात कर रहे हैं तो वहां पर तत्पुरुष समास में 6 ही टाइप होती है। कर्म से स्टार्ट होगा और अधिकरण तक। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कर्म की विभक्ति को कर्ण की से, संप्रदान के लिए, अपादान से या अलग होने की सेंस, संबंध का के या की, अधिकरण में या पर। तो यहाँ पे हमारा तत्पुरुष समास क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड करते हैं। अव्ययभाव समास कंप्लीट हो गया है, तत्पुरुष समास कंप्लीट हो गया है। तो थर्ड हमारा कौन सा है? कर्मधारय समास। थर्ड है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास हमने कौन सी कैटेगरी में लिखा था? यहाँ पे कौन सा पद प्रधान होता है कर्मधारय में? उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में उत्तर पद या कह सकते हो बाद में आने वाला पद प्रधान होता है।
और क्या इंपॉर्टेंट बात होती है कि दोनों पदों के बीच में, दोनों पदों के बीच में या तो उपमान उपमेय वाला संबंध होगा, उपमान उपमेय वाला संबंध होगा, या फिर विशेषण विशेष्य वाला संबंध होगा, विशेषण विशेष्य वाला संबंध वाला संबंध होगा। अब मुझे ये बताओ भाई, उपमान उपमेय सबको क्लियर है कि नहीं है कि उपमान उपमेय क्या होता है हमारा, उपमान में क्या होता है, उपमेय में क्या होता है, सबको ये चीज क्लियर है कि नहीं है? उपमान क्या है? उपमान उपमेय। पहले उपमेय लिखते हैं फिर उपमान, करेक्ट करना आपके लिए इजी हो जाएगा। उपमेय और उपमान क्या होता है, पहले तो आपको ये चीज क्लियर होना जरूरी है, तब आपको समझ आएगा कि कर्मधारय समास होता क्या है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उसको बोलते हैं उपमेय। और उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है उसको बोलते हैं उपमान। मतलब जैसे इसमें किसी का कहते हैं कि इसका मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख की तो क्या कर रहे हैं आप, तुलना कर रहे हो। किसके साथ तुलना कर रहे हो? चंद्रमा के समान। बड़ा कौन है यहाँ पे, मुख्य कौन है जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो? वो आपका चंद्रमा है। तो चंद्रमा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, चंद्रमा तो हो जाएगा उपमान, और जो मुख जिसकी आप तुलना कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, उपमेय। तो जिसकी तुलना करते हैं, जिसकी, इस वर्ड से याद रखना, जिसकी और जिससे, जिसकी तुलना की जाती है उसको बोलते हैं उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है, जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है उसको बोलते हैं उपमान। बस आपको याद रखना, उपमान के लिए वर्ड होता होगा जिससे, जिससे तुलना कर रहे हो मतलब जो मेन है, मुख्य है, वो होगा उपमान, और जिसकी तुलना की जा रही है वो होगा उपमेय। ठीक है, जैसे चरण कमल है कि चरणों की आप तुलना कमल के फूल के साथ कर रहे हो, तो बड़ा मुख्य कौन है यहाँ पे, कमल है, और कह रहे हैं इसके जो चरण है कमल के समान है, तो चरण तो हो गया हमारे उपमेय, और कमल का फूल, कमल क्या हो गया हमारा उपमा। मुख्य कौन है हमारा, कमल, और उसके साथ किसकी तुलना की जा रही है, हम चरणों की, तो चरण क्या होगा उपमेय। तो जिसकी तुलना हुई वो उपमेय, जिससे तुलना हुई वो हो गया हमारा उपमा। ठीक है, उपमेय उपमान तो हमारा ये हो गया। तो एक चीज और यहाँ क्या है कि या फिर विशेषण विशेष्य। अब विशेषण विशेष्य क्या होता है ये बता दो। विशेषण और विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द के द्वारा या में जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको बोलते हैं विशेष्य। यहां पे वर्ड यूज करो जिसकी, जिसकी विशेषता बताई जाती है, लाइक उपमेय, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको तो बोलते हैं विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो तो होता है हमारा विशेष्य, और जो भी विशेषता बताई जाती है, जो भी विशेषता बताई जाती है कि बहुत सुंदर है, बहुत पुराना है, नीला है, काला है, कुछ भी जो भी विशेषता बताई जाती है, मोटा है, पतला है, कुछ भी जो भी विशेषण वाले शब्द होते हैं, जो भी विशेषता बताई जाती है वो हमारे क्या होते हैं विशेषण। ठीक है, विशेषण तो सबको पता ही है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो जो भी शब्द विशेषता बताएंगे ना, जिससे पता चलता है कि कोई विशेषता बता रहे हैं, नीले रंग की कार, काले रंग की कार, बड़ा घर, ऊंचा मकान, नीचा, ये कुछ भी, मतलब जो भी शब्द आपका संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले आपको उसकी विशेषता बताता है वो हमारा विशेषण कहलाता है। तो जो भी विशेषता बताई जाती है उसको कहते हैं विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको बोलते हैं विशेष्य। जैसे यहाँ पे मैं कह दूं कि काला घोड़ा, तो काला तो क्या है
विशेषण शब्द, और आपका घोड़ा क्या है, विशेष्य। विशेषता किसकी बता रहे हैं, घोड़े की बता रहे हैं। नीली कार, नीली तो क्या होगी हमारी विशेषण शब्द, और कार क्या होगी हमारा विशेष्य। कि कार की विशेषता क्या है, मैं नीले रंग की कार थी वो, तो विशेष्य क्या होगा हमारा कार हो जाएगा। ठीक है, तो कर्मधारय समास में आपको दो ही चीज देखनी है, या तो वहां पर विशेषण विशेष्य वाला संबंध मिलेगा, या वहां पर उपमान उपमेय वाला कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो आपको याद रखना कि कोई एक शब्द है, उसका कंपैरिजन किसी दूसरे शब्द के साथ किया जा रहा है, तो एक उपमेय होगा एक उपमान होगा, या फिर आपका शब्द ऐसा होगा जहां पर एक शब्द दूसरे की क्या बता रहा होगा, विशेषता बता रहा होगा। मतलब एक विशेषण शब्द होगा और दूसरा विशेष्य होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। वो अब हम एग्जाम्पल से करते हैं कैसे। डेफिनेशन एक बार लिख लो, इसमें सब कुछ कवर है कि इस समास में उत्तर पद अथवा बाद में आने वाला पद प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच में उपमान उपमेय का या विशेषण विशेष्य वाला संबंध पाया जाता है। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है उपमेय होता है। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है उपमान होता है। विशेषण क्या होता है, जो भी विशेषता बताई जाती है विशेषण होता है। और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हमारे विशेष्य होते हैं। जैसे मैं कह दूं नीली कार, तो नीली तो क्या है आपका विशेषण शब्द, और कार क्या है आपका विशेष्य। ठीक है, नीलकमल या फिर चरण कमल कहो, चरण कमल। चरण तो क्या है उपमेय, चरणों का कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है किसके साथ, कमल के फूल के समान, तो ये क्या है उपमान। बड़ा कौन सा है, कमल, तो कमल तो हो गया उपमान, तो चरण क्या हो गया उपमेय। इसको लिख लेना ताकि याद रह जाए। चरण कमल में चरण है उपमेय, कमल है उपमान। नीली कार में नीली है विशेषण और कार है विशेष्य। ठीक है, अब इसके एग्जांपल कर लेते हैं। और ये आप तो स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको नोट डाउन कर लो। इसमें कर्मधारय समास की सारी पहचान हमारे लिखी हुई है कि कोई भी वर्ड यूज किया गया तो इस वर्ड का मतलब क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि कर्मधारय का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम करते हैं इसके उदाहरण फटाफट। कर्मधारय समास के कौन से उदाहरण देंगे। उदाहरण देखो कर्मधारय समास के, इसके कर्मधारय की। यह है चंद्रमुखी, जैसे चंद्रमुखी। चंद्रमुखी का मतलब चंद्र है, चंद्रमा, चांद, मुख माने मुख, चंद्रमुखी चंद्र चांद के समान मुख वाले, कि उसका इतना सुंदर मुख है जो मतलब चंद्रा के जैसा मुख है। तो चंद्र का मतलब तो होगा चांद, आपको सीधा सीधा। मुख माने हमारा जो फेस ही होता है मुख, तो मुख का कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है, चांद के साथ। तो यहाँ पे मुख तो क्या हो गया हमारा उपमेय, और चांद क्या हो गया हमारा उपमान। तो आपसे पूछा जाएगा चंद्रमुखी में कौन सा समास है, तो कहोगे चंद्रमुखी में कर्मधारय समास है। क्यों, एक शब्द उपमान है, दूसरा शब्द क्या है उपमेय है। उपमेय उपमान का संबंध है हमारा यहाँ पे, ये कह सकते हो। उसके बाद है चरण कमल, ऑलरेडी करवा लेते हैं चरण और कमल। चरण कमल में चरण तो क्या है उपमेय, और कमल क्या है उपमान। ये भी क्या है हमारा कर्मधारय एग्जाम्पल है। ऐसे ही है मृग नयन, मृग और नयन, मृग के समान नयन। मान कहते हैं इनकी आंखें बहुत सुंदर होती है, मोटी मोटी होती है, तो मृग नयन का मतलब क्या है, मृग तो क्या है उपमान, कि मृग के नयन के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। नयन क्या है हमारी आंखें, किसी की आंखें उसके है ना मृग नयनी है, मतलब मृग के समान आंखों वाली है। तो नयन क्या हो जाएगा हमारा उपमेय, कि आंखों की तुलना मृग की आंखों के साथ की जा रही है। ठीक है, तो बड़ा कौन है मृग, तुलना किसकी हो रही है नयन आंखों की, तो नयन तो हो गया उपमेय शब्द और मृग हो गया हमारा उपमान शब्द। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लो पीताम्बर। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना।
क्योंकि जो पीताम्बर शब्द है ना, ये आपको कई समास में आएगा। पीताम्बर आपका आएगा बहुव्रीहि के अंदर भी। क्यों? पीताम्बर मतलब पीले हैं वस्त्र जिसके। भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र कैसे होते हैं? पीले रंग के। तो जब अगर इसका आपका विग्रह है इस प्रकार कर दिया जाए, पीले हैं वस्त्र जिसके, ना पीला इंपॉर्टेंट है ना वस्त्र इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है कि पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके हैं? भगवान श्री कृष्ण के। तो वहां पर हमारा कौन सा समास होता है? जहां पर ना पहला पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, जो प्रधानता है वो किसी अन्य पद की है, जो होता है बहुव्रीहि। तो हमारा अगर इस तरह कोई शब्द दिया हुआ है तो अब उसके आप विग्रह से ही उसको पहचान पाते हो, अदरवाइज वो दोनों में चला जाता है। वो बहुव्रीहि का भी एग्जाम्पल कह सकते हो, उसको कर्मधारय का भी। तो वो चीज पता कैसे चलेगी? इसके विग्रह से। पीताम्बर का मतलब अगर इसके विग्रह किया जाता है ऐसे, पीताम्बर मतलब पीला है जो अंबर। अंबर का मतलब होता है वही वस्त्र। किसी को नहीं पता है तो बता दो, अंबर का मतलब क्या होता है? वस्त्र। तो पीला है जो वस्त्र, यहाँ पर किसी की ये कह रहे हैं कि पीले हैं वस्त्र जिसके। वहां कह रहे कि कौन पहनता है पीले कपड़े? भाई भगवान श्री कृष्ण। तो वहां पर तो एक प्रश्न की तरफ स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पर सिर्फ ये कहते हैं कि वो वस्त्र जो पीले रंग के होते हैं। तो पीला है जो वस्त्र, तो वस्त्र की विशेषता क्या है? वो किस रंग का होना चाहिए? पीले रंग का। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा हमारा? कर्मधारय समास। क्यों भाई? पीला तो हो गया हमारा विशेषण शब्द और अंबर हो गया हमारा विशेष्य। कि वस्त्र की विशेषता क्या है? कि वो पीले रंग का है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है यहाँ पर अंबर या वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है, तो वो क्या है? विशेष्य। क्या विशेषता है? कि पीले रंग का है। तो ये क्या होगा? विशेषण। तो यहाँ पर पीताम्बर में कौन सा संबंध पाया जा रहा है? विशेषण विशेष्य का संबंध। अब विशेषण विशेष्य का संबंध किसमें पाया जाता है? कर्मधारय समास के अंदर। ठीक है, तो आपको विग्रह से पता चलता है। कई एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो हमारे 2-3 समास में रिपीट हो जाते हैं कि इसमें भी हमने यूज कर लिया, इसमें भी। तो अगर उसका विग्रह करके दिया हुआ है तो हमारे लिए पहचानना बिल्कुल ईजी हो जाता है। अदरवाइज फिर अगर ऑप्शन वो एक ही देगा, या तो कर्मधारय देगा या फिर बहुव्रीहि देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। अगर उसने इसका विग्रह नहीं किया, सिर्फ शब्द दे दिया पीताम्बर, तो पीताम्बर कर्मधारय का भी उदाहरण है और पीताम्बर आपका बहुव्रीहि का भी उदाहरण होता है आपका। ठीक है, और ऐसे ही अधमरा कह सकते हो आप। अधमरा, मरा माने मरा हुआ, अध माने आधा। तो आधा क्या होता है? विशेषण शब्द होता है। कई बार हम ना अधमरे को उसको ले जाते हैं अव्ययभाव समास के अंदर कि अव्ययभाव समास में अध है तो ये हमारा उपसर्ग है। जैसे हमारे ऊपर आगे हम उसमें अव्यय से युक्त करते हैं ना, आ नीली बेस हर भर, तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे ना अधमरा में अध कोई अव्यय शब्द है, इसलिए अव्ययभाव समास कर देते हैं। नहीं, अध का मतलब क्या है? आधा। और आधा क्या होता है? विशेषण शब्द है, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जो विशेषण शब्द है। और मर मैंने मरा हुआ इंसान की बात की, ये विशेष है। इसकी विशेषता क्या है? वो आधा मर चुका है, इतनी बुरी हालत है कि अधमरी हालत हो जाता है कि, तो उसको बोलते हैं हम अधमरा। भी किसका इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अधमरा का शब्द आता है तो ये हमारे किसका एग्जाम्पल है? कर्मधारय का। क्यों? अध का मतलब आधा और आधा क्या? विशेषण शब्द। मरा क्या है? विशेष से इसकी विशेषता बताते हैं कि वो आधा मरा हुआ। ठीक है, तो ये है हमारे कर्मधारय के एग्जाम्पल्स हमारे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भी कौन सा था? द्वंद था ना, एक द्वंद करते करते द्वंद समास। द्वंद समास मतलब देखो यहाँ से भी पहचान करते हो, एक द द्वंद, मतलब दो पद हैं, दोनों क्या है? एक जैसे इक्वल लेवल पे। ठीक है, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब ना तो पूर्व पद की कोई ज्यादा वो रहेगी ना उत्तर पद की, दोनों पद क्या है? इक्वली। ठीक है, बराबर है, दो प्रधान होते, उसको हम बोलते हैं द्वंद समास के अंदर। ठीक है, और द्वंद समास के एग्जाम्पल कैसे हो जाएंगे? माता पिता, माता और विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? माता और पिता। लाभ हानि के लाभ हानि होता रहता है, लाभ या हानि, लाभ हानि, लाभ या
हानि। ऐसे भाई बहन, भाई और बहन, भाई बहन। तो मतलब इसमें मेन क्या होता है कि जब आप इसका विग्रह करते हो ना द्वंद्व समास के अंदर, तो उसमें या, अथवा, और इस तरह के शब्द निकल के आते हैं। तो मतलब हमारी तत्पुरुष समास जैसे विभक्ति थी नहीं, का थी, को थी, में, पर, से, के लिए, यहाँ पर क्या होगा, और, अथवा, या, इस तरह के क्या शब्द आए बीच में, या, अथवा, या, और से जुड़े होते हैं हमारे शब्द। वो हमारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, हमारे द्वंद्व समास के एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको इसमें बताई थी, द्वंद्व समास में क्या है, आपके दोनों पद प्रधान होते हैं, सुख दुख, ठंडा गरम, लाभ हानि, धन दौलत, कपड़ा लत्ता। कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता मतलब ये नहीं होता सिर्फ कपड़े की बात हो रही है, इसमें मतलब सब चीजें आ जाती है, कपड़ा और लत्ता। कपड़ा लत्ता भी किसका एग्जाम्पल है हमारा, कपड़ा और लत्ता किसका एग्जाम्पल है हमारा, द्वंद्व समास का एग्जाम्पल कहलाएगा। इसी तरीके से ऊंच नीच हो गया, कपड़ा लत्ता हो गया, कागज पत्र हो गया। एक चीज हो रहा है, हरिहर भीमार्जुन दिनोरात। हरिहर भीमार्जुन और दिनोरात, दिनों रात, ये ध्यान रखना। हरिहर भीमार्जुन दिनों रात क्या है हमारे, किसके एग्जाम्पल है, द्वंद्व समासी, हरि और हर। ठीक है, हरि माने भगवान, हर माने जो इंसान होते हैं, हरिहर। यहाँ पे ये दोनों अलग अलग पद हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये द्वंद्व समास के एग्जाम्पल है। भीम अर्जुन होता है, दोनों एक साथ लिख दिया, भीम और अर्जुन, भीम अर्जुन एक साथ लिख दिया, भीम प्लस अर्जुन से बन गया भीम अर्जुन। लेकिन ये दो शब्द है, दोनों ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भीम मेन है कि अर्जुन मेन है, दोनों इक्वल है, भीम और अर्जुन। ऐसे दिनों रात है, बताया था उस टाइम में, पहले आया था हमारा अव्ययभाव समास के टाइम पे, कि यहाँ पे दिन और रात दो अलग अलग पद हैं, दिन और रात, और उनको ज्वाइन करके लिख दिया है दिन और रात। ठीक है, जब हम इसका विग्रह करेंगे कैसे होगा, दिन और रात। तो ये हरिहर भीमार्जुन दिन और रात किसके एग्जाम्पल है हमारे, द्वंद्व समास के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, इतना सा है हमारे सिर्फ द्वंद्व समास। समझना क्या है, दोनों पद प्रधान होंगे, अथवा, या और से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ अलग नहीं है इसमें। नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वन, द्विगु समास। द्विगु, ठीक है। इस समास को अभी हमने किसमें लिखा था, जिस समास में क्या होता है हमारा उत्तर पद प्रधान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं। कि जिस समास का प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, लेकिन प्रधानता किसकी होती है, उत्तर पद की प्रधानता होती है। लिखा था ना, हाँ, द्विगु को जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो समय पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं समय स्पेसिफाई कर देती हूँ किसमें कौन सा प्रधान है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, और प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है। प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, और प्रथम पद क्या होता है, हमेशा संख्यावाचक नंबर वाला होता है। ये तो हम सबसे पहले लेते हैं, हमें सबसे इजी लगता है। द्विगु और द्वंद्व समास सबसे इजी होते हैं, कि द्वंद्व में तो दोनों इक्वल है, माता पिता, लाभ हानि, ऊंचा नीचा, घर बाहर, कपड़ा लत्ता, समाचार पत्र, इस तरीके से। और द्विगु के अंदर क्या होता है, आपका संख्या होती है, नंबर होते हैं, तो जिनमें भी नंबर आ जाएंगे हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे देखने की क्या वो द्विगु समास का उदाहरण है। तो इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है, और साथ में इसके अंदर क्या रहता है हमारा, और वह समूह की भांति प्रयुक्त होता है। और यह समास समूह की भांति, ग्रुप की भांति
प्रयुक्त होता है। ठीक है, वो हमारे क्या है, द्विगु समास है। समास में उत्तर पद प्रधान है, इस पर यह पद संख्यावाचक, पहला पद संख्यावाचक होगा और यह समूह की भांति प्रयोग किया जाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। अब इसके उदाहरण में हम देख लेते हैं, जैसे पंचवटी है, पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह पंचवटी कहलाएगा। 5 वृक्ष हैं और उन 5 वृक्षों से मिलकर कहते हैं पंचवटी। तो वो किसको, एक ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं, किसका ग्रुप है वो, 5 वट, वट का मतलब होता है बरगद की जड़ से पेड़ होते हैं, 5 वट वृक्षों के समूह को उन्होंने एक साथ एक वर्ड दे दिया पंचवटी। पंच का मतलब 5, तो पहला पद क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया, और क्या कैसे काम करेगा, एक ग्रुप, एक समूह की तरह काम होगा। तो 5 वट वृक्षों का समूह, तो हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे त्रिलोक है, सप्ताह है, त्रिलोक, सप्ताह, चतुर्भुज, ठीक है। त्रिलोक, 3 लोक, 3 लोकों का समूह त्रिलोक कहलाएगा। हम कहते हैं ना आकाश पाताल धरती, जैसे तीनों लोकों का समूह की फर्स्ट पद 3 का मतलब 3 संख्यावाचक पद हो गया, प्रधानता लोक की है, 3 लोकों का समूह, और ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं, समूह की तरह काम कर रहे हैं, 3 लोकों का समूह। तो क्या हो गया, द्विगु का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे सप्ताह 7 दिनों का समूह, उसके लिए एक वर्ड यूज कर दिया सप्ताह, कि 7 दिनों का अगर बोलने से क्या कहते हैं, हाँ सप्ताह, एक वीक के लिए, एक सप्ताह के लिए, तो 7 दिनों के समूह को बोलते हैं सप्ताह। ऐसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह क्या कहलाएगा, हमारा चतुर्भुज कहलाएगा। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल है, द्विगु के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, पहला पद संख्यावाचक होगा, नंबर का कोई होगा, संख्या को डिनोट करेगा, और वो पूरा पद आपका पूरा किसकी तरह काम करेगा, एक समूह की तरह काम करेगा, एक ग्रुप की तरह काम करेगा। यहाँ पे 5 चीजें हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ 7 दिन, यहाँ 4 भुजाओं से मिलकर बना है। ये हमारा क्या होगा, द्विगु समास के उदाहरण हो गए हमारे यहाँ पे। ठीक है, एक चीज और आती है जो द्विगु द्वंद्व, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो नंबर वाले होते हैं, एक्चुअल जो नंबर होते हैं। जैसे अगर आपको कोई भी संख्यावाचक है, अंत हो रही है आपके किससे, 0 से, तो द्विगु का एग्जाम्पल होगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में, कई बार आप आने लगे हैं, जैसे पूछ दिया 50, 50 या फिर 30 या 100, 10, जिसमें भी लास्ट पद क्या होता है आपका, 0 होता है, वो पद, वो क्या होते हैं, हमारे द्विगु के उदाहरण होते हैं, द्विगु के उदाहरण होते हैं। लेकिन यहीं पे 10 की बजाय 11 दे दें, ठीक है, 50 की बजाय 55 दे दें, 55, 30 की बजाय 33 या 30 की बजाय 37 दे दें, तो यहाँ पर जो इनके अंदर जो समास होगा, हम कई बार कहते हैं कि आंसर है ना रॉन्ग दिया होता है, ये तो मेरा 100% करेक्ट है, तो नंबर की संख्या दी हुई थी, तो इसका तो आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, तो जहां पर आपके नंबर 0 से एंड नहीं होते ना, वो हमारे द्वंद्व के उदाहरण होते हैं, ना कि द्विगु के। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे समास में ध्यान रखना, नंबर ही है, जो नंबर आपके 0 से एंड होंगे, 10, 20, 50, 30, 100, 150, 200, जो भी नंबर 0 से एंड हो रहे हैं वो हमारे द्विगु कहलाएंगे, और जो नंबर हमारे 0 से एंड नहीं हो रहे हैं, कहीं मैम ऐसा क्यों, 37 है, तो 37 का आपके वैल्यू हो गए 30 और 7 हो गया 37। ऐसे 11 कैसे लिखते हैं, 10 सिखा देने से पहले छोटी क्लास में सिखाते थे, 10 और 1 11, 10 और 2 12, 10 और 3 13, ऐसे 20 और 1 21, 20 और 2 22, 20 और 3, छोटी क्लास में सरकारी स्कूलों में शायद अभी भी मिल जाए कहीं पे, वरना ऐसे अब तो नहीं सिखाते, लेकिन अगर फिर भी हम जो बच्चों छोटे बच्चों को काउंटिंग सिखा रहे थे वो ऐसे सिखा देते हैं, 20 हो गया, फिर 20 के बाद 20 और 1 21, 20 और 2 22, तो यहाँ पे वही कंसेप्ट लेके चलना है। 11 मतलब क्या है, 10 और 1
11। तो यहाँ पे दोनों मेन है, 10 भी और 1 भी ना, सिर्फ 10 लिखोगे तो नंबर ही चेंज हो जाएगा, 30 लिखोगे 7 छोड़ दिया नंबर ही हो जाएगा। यहाँ पे दोनों पदों की इक्वल प्रधानता होती है। तो जहां पर नंबर आपके नॉन जीरो वाले होते हैं वो हमारे द्वंद्व के एग्जाम्पल होते हैं। किसके? लिख लेना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, द्वंद्व के एग्जाम्पल होते हैं। कौन से? जो भी नंबर आपके जीरो से एंड नहीं होते। तो यहाँ पे 11 लिख लो या 16 लिख लो, कुछ भी लिख लो आप, जो भी नंबर जीरो से एंड नहीं होते हमारे किस में आते हैं? द्वंद्व में। लेकिन अब जीरो में ये मत लेके चलना, जीरो से लेके 9 तक सारे, प्लस में वो सारे जीरो से अंत होने वाले, लाइक 10, 20, 30, 40, 50, 100 कुछ भी। तो जीरो से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है ना वो भी हमारी द्विगु में ही आती है। अब ये मत कहना कि मैम यहाँ पे तो नॉन जीरो है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। सिर्फ सिंगल डिजिट में अगर नंबर होगा ना तो आप ये थोड़े बोलते 0 और 1, 0, 4, 4। तो 0 से लेकर 9 तक तो आपके द्विगु में आएंगे। उसके अलावा जो भी जीरो से एंड होंगे, जैसे 120, 150, 200, 250 या कुछ भी, या सीधा सीधा 80, 70, तो जो भी जीरो से एंड होगा वो, और जीरो से लेकर 9 तक की संख्या वो तो आपको लिखनी है द्विगु में। और उसके अलावा जो भी नॉन जीरो नंबर्स हैं, अब वो 10 से ऊपर मतलब 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो इसको एक बार लिख लेना, कभी तुम मिक्स कर दो। क्या इधर लिख लो द्विगु समास, इधर लिख लो द्वंद्व समास। हमें इसका क्या देखना है? मेन डिफरेंस देखना है। द्विगु में क्या आएगा? 0 से लेके 9 तक की संख्याएं और 0 से अंत होने वाली सभी संख्याएं, जैसे 10, 50, 100, 200, जो भी जीरो से एंड होंगे वो, और जीरो से लेके 9 तक, तो आगे द्वंद्व में जैसे 11 to 19, 21 से 29, 31 से 39 के बीच, मतलब जो भी नॉन जीरो से वाली है नंबर्स आपके ग्रेटर देन 10, 10 से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद 11 से 19, 21 से 29, 31 से 39 से लेके जो भी है नॉन जीरो वाली, जो जीरो से अंत नहीं होती, वे संख्याएं किसका उदाहरण होती है? द्वंद्व समास का उदाहरण होती है, उदाहरण होती है। क्यों? 11 का मतलब होता है 10 और 1 ऐसे किसी को लिख सकते हो। 25 का मतलब होता है 20 और 5, 25। ठीक है, ये हम द्वंद्व में लिखेंगे। ये हम ये संख्या अगर आ गई तो इसको आप द्विगु समास में लिख के आओगे, और ये संख्या आ गई तो आप इसके लिए द्वंद्व समास में लिख के आओगे। ठीक है, ये है, ध्यान रखना है, नंबर्स ही हैं। कई बार हम पेपर में आता है, एक बार आया हुआ तो मैंने खुद वो एग्जाम अटेंड किया, उस बार क्या था कि आपका ऐसे 75 कुछ दिया हुआ था, तो हमने कहा नहीं 75 है तो ये तो भाई द्विगु ही होना चाहिए संख्या वाचक, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन 75 है तो वो किसमें आएगा? द्वंद्व में, कि 70 और 5 75 होता है, तो वहां पर द्वंद्व का उदाहरण हो जाएगा, ना कि द्विगु। ठीक है, अब लास्ट करते हैं हमारा इसके अंदर, हमारा जो लास्ट समास शेष रह गया है कौन सा? बहुव्रीहि समास। फिर हमारे समास क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। एक लास्ट रहता है 6th टाइप हमारी बहुव्रीहि।
लास्ट है हमारी बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास के अंदर क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं। और कोई अन्य पद या तीसरा पद, अन्य पद कह सकते हो, या तीसरा पद प्रधान होता है। कैसे? जैसे हमारा, मैंने आपको पहले बताया था, उदाहरण देख लो, समझना आसान हो जाएगा। नीलकंठ, विग्रह करना सबसे पहले नीलकंठ। अगर इसका विग्रह कर दिया जाए, नीला है जो कंठ, किसका उदाहरण हो जाएगा? नीला है जो कंठ, सीधा नीला है जो कंठ, एक कंठ की बात हो रही है जो नीले रंग का है, तो वो हमारा किससे चला जाएगा? कर्मधारय के अंदर। लेकिन अगर इसको लिख दिया जाए, जो हमें विग्रह करके बता दो, लिखा जाए नीला है जो कंठ, अगर आपको पेपर में ऐसा लिखा मिल गया तो आप इसको बता के आओगे कौन सा समास है ये? कर्मधारय। और यदि पेपर में लिखा हुआ आ जाए नीला है कंठ जिसका, मतलब किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो जिसका कंठ नीले रंग का है, वो तो हमें बताइए सबको, भगवान शिव, भगवान शिव। तो मतलब वो तीसरे पद के बारे में बात हो रही थी, तो यहाँ पे हमारा कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पीताम्बर आया था हमारा, पीताम्बर, पीला है जो वस्त्र, पीला है जो अंबर कह लो, और अंबर का मतलब क्या होता है? वस्त्र। तो वस्त्र की बात हो रही है जो पीले रंग का है, तो कर्मधारय। लेकिन अगर लिखा आ जाए अब लिखा आ जाए पीले हैं वस्त्र जिसके, मतलब भगवान श्री कृष्ण, तो हमारा क्या आ जाएगा? बहुव्रीहि समास। तो वहां पर डिपेंड करता है कि आपको विग्रह करके दिया है कि नहीं दिया है। बिना विग्रह करके दिया है तो आपका इन दोनों से कोई भी हो सकता है, कर्मधारय या बहुव्रीहि भी, कर्मधारय बहुव्रीहि भी। लेकिन अगर विग्रह करके दे दिया तो वो आपको स्पेसिफाई करना है कि ये विग्रह कर्मधारय का होता है, इस तरह का विग्रह हमारा बहुव्रीहि समास का होता है। तो ये किसके अंदर आएगा? नीला है जो कंठ, एक कंठ की बात हो रही है, किसी पर्सन की बात नहीं हो रही, तो वो कर्मधारय। नीला क्या होगा? विशेषण शब्द, और कंठ क्या होगा? विशेषण। यहाँ पे नीला है कंठ, शिव भगवान की बात हो रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसमें काफी हमारे अध्यापक आ सकते हैं। जैसे इसमें उदाहरण डालते हैं, जैसे महावीर आ गया, महावीर, महान है जो वीर, जो वीर कौन किसके लिए यूज करते हैं? हनुमान जी के लिए यूज करते हैं महावीर, और तो भगवान हनुमान के लिए यूज करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? महावीर किसका उदाहरण है? बहुव्रीहि का। तो महावीर लिखा आ गया, तो महान है जो वीर, अब विशेषण में मत जाना कि महान है छोड़ा ये वो, कि हम इसको कर्मधारय करते हैं। महान है जो वीर, तो हमारा हो गया हनुमान जी के लिए जो बात हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कहेंगे, ये किसका एग्जाम्पल है? बहुव्रीहि का। पीताम्बर हो गया, लंबोदर हो गया, लंबा है उधर जिसका, लंबोदर, लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिसका, उदर में पेट जिसका, किसका होता है? भगवान गणेश का। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया? बहुव्रीहि का उदाहरण। लंबा है उदर जिसका, आ गया गणेश। तो आपको क्या करके आना है? इसमें बहुव्रीहि समास करके आना है। तो ऐसे चतुर्पाणी चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अब चतुर्भुज हमारा वहां पे भी आएगा। ठीक है, लेकिन किसमें आया चतुर्भुज? द्विगु में, संख्यावाचक में आया ना, चार है, चार भुजाओं का समूह। तो जहां पे था चार भुजाओं का समूह, वो तो क्या था हमारा? द्विगु का उदाहरण। यहाँ पे चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, किसकी हैं? भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की। ये हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा? बहुव्रीहि का। तो बस आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको विग्रह देखना है तो आपको उसे भी देखना है कि किसी तीसरे पर्सन की तरफ इशारा किया जा रहा है।
किसी भगवान के बारे में, या फिर आप एक और शॉर्टकट यूज करते हैं, मतलब जो भी हमारे ना मोस्टली जो भगवान के नाम होते हैं, जो भी हम वर्ड यूज, चक्रपाणी या लंबोदर या गणेश, हर एक भगवान के काफी सारे नाम होते हैं, ठीक है। तो जो भी भगवान के नाम होते हैं या फिर हमारे पर्यायवाची शब्द, वो किसके उदाहरण होते हैं? बहुव्रीहि। ये शॉर्टकट कह सकते हो आप कि भगवान का नाम हो, भगवान का नाम, या आपका क्या कह सकते हो, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द अगर आ जाते हैं तो किसके उदाहरण होते हैं हमारे? वो हमारे उदाहरण होते हैं बहुव्रीहि समास की। मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है, ध्यान रखना। या तो आपको किसी भगवान का नाम दिख जाए, जैसे चक्रपाणी, लंबोदर, पीताम्बर, नीलकंठ, चक्रपाणी, शशिधर, शशिधर, शशि माने चंद्रमा, धर माने जिसके शिखर पर, चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर, जिसके मतलब जिसके मस्तिष्क पर चंद्रमा है, किसके है? भगवान शिव के है। तो वो भी क्या हो जाएगा? हमारा बहुव्रीहि का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो मतलब जो भी भगवान के नाम हम यूज करते हैं ना, या कोई पर्यायवाची शब्द हम यूज करते हैं, वो सारे किस में आएंगे? हमारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है पहचाने, भगवान का नाम या पर्यायवाची शब्द अगर आए हैं तो किसके एग्जाम्पल है? बहुव्रीहि। पर्यायवाची शब्द का मतलब जैसे मैंने लिख दिया जलज या पंकज, किसके हैं ये पर्यायवाची शब्द? कमल के फूल के। कमल के लिए जलज, जल में उत्पन्न हुआ है, जो कौन होता है जल में उत्पन्न? कमल का फूल। पंकज, पंकज का मतलब जो हमारा कीचड़ के अंदर जो पैदा होता है वो क्या है? आपका क्या है? पंख, ये कमल का फूल। तो ये दोनों पर्यायवाची शब्द किसके लिए यूज करते हैं? कमल के लिए। तो इसलिए कहा गया है अगर पर्यायवाची शब्द आते हैं, पर्यायवाची शब्द मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर शब्द की तरफ इशारा करेंगे, ठीक है। तो जलज, जल में उत्पन्न कमल का फूल। पंकज कि आपका जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ जैसे कमल का फूल, तो ये हम क्या करेंगे? बहुव्रीहि के उदाहरण कहलाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि भगवान के नाम और पर्यायवाची शब्द को आप किसमें लिख के जाओगे? बहुव्रीहि समास के अंदर। अगर आपको नहीं विग्रह करना आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप देख रहे हो कि किसी भगवान का नाम है या कोई पर्यायवाची शब्द है, तो उसको छोड़ने बजाय आप क्या करो? उसको पर्यायवाची शब्द अगर है वो किसी का, तो आप उसको बहुव्रीहि का उदाहरण करके आ सकते हैं, ठीक है। देख लेने पर सारे तरह मेजर हमने सब यहाँ पे डिस्कस कर ही लिए। इसमें एक दो चीज रहती है वो बताती हूँ मैं, अदरवाइज हमारी 6 टाइप तो क्या होगी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, जो हमारे समास में आती है। एक चीज और ध्यान रखना है, जो ट्रिक में हम कह सकते हैं याद रखते हैं, जैसे द्विगु और द्वंद्व में हमने ट्रिक याद की थी ना, ऐसे ही जैसे हमारी जो संख्यावाचक है और वो संख्यावाचक हमारी किस में आती है? बहुव्रीहि में भी आ जाती है और हमारी द्विगु में भी आ जाती है। यदि संख्यावाचक को है, संख्या यूज हो रही है, संख्या यदि एक वचन की तरह यूज हो रही है और संख्या यदि बहुवचन की तरह यूज हो रही है, तो किसका उदाहरण देंगे? ठीक है। यदि कोई चीज क्या है, एक वचन हो या एक वचन का भाव हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक वचन का भाव है तो बहुव्रीहि। क्यों? जैसे 4 भुजाओं का समूह हुआ तो 4 अलग अलग भुजाएं हैं, उनका समूह है, 4 चीजें एक साथ रख दिए तो 4 भुजाओं का समूह, तो क्या था हमारा? 4 बहुवचन की सेंस दे रहा था, तो वहां पर हमारा कौन सा समास था? हमारा द्विगु समास था। लेकिन 4 है भुजाएं जिसकी एक पर्सन की तरफ बात हो रही है, वो 4 भुजाएं किसी एक पर्सन की है, वो वहां पर सेंस किसकी आ रही है? एक वचन की आ रही है। यदि एक वचन की तरह, क्या कह रहे हैं? संख्या एक वचन का भाव दे, ठीक है। संख्या यदि एक वचन की तरह या एक वचन का भाव दे, का भाव हो, एक वचन का भाव हो तो बहुव्रीहि, और ये संख्या है यदि बहुवचन का भाव हो तो उसको हम बोलेंगे द्विगु समास। उदाहरण में चतुर्भुज वाले को लिखो, 4 भुजाओं का
समूह मतलब द्विगु समास। और 4 भुजाएं हैं जिसकी मतलब बहुव्रीहि समास। बताओ कोई डाउट है? संख्या है, यदि एक वचन का भाव निकल के आ रहा है तो है बहुव्रीहि संख्या है, लेकिन यदि बहुवचन का भाव निकल के आ रहा है तो हम उसको कहेंगे द्विगु। उदाहरण में हो गया चतुर्भुज। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह आ गया, यहाँ ग्रुप आ गया, द्विगु का उदाहरण है। यदि विग्रह का अर्थ है ऐसे 4 भुजाएं हैं जिसकी एक वचन का भाव है, जिसकी एक पर्सन की बात हो रही है, एक वचन का भाव है, तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि का उदाहरण। ये चीज तुम्हारी जो थोड़ी मेन थी मेरे को बताने लगे, आपको बताना चाहिए। एक समास और आता है तो हमारा, जो हमने किसी टाइप में डिस्कस नहीं किया, लेकिन तत्पुरुष समास के अंदर ही हम एक कैटेगरी और डाल देते हैं निर्णय समास की, कि इसका मतलब क्या है, जहां पर भी नेगेटिव सेंस वाली निकल के आती है, ठीक है। इस समास के अंदर जिस समास में पूर्व पद में निषेध सूचक, जिस समास में पूर्व पद में निषेध मतलब मना करने वाले निषेध सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। शब्द विशेष सूचक जैसे न, नहीं, मत, अ, अन, अ या अन। कहते हैं जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक है, नकारात्मक शब्द, निषेध सूचक कह सकते हो या फिर नकारात्मक शब्द न, नहीं, मत, अ, न आदि आ जाए तो जैसे उसको हम क्या कहेंगे, नर्मय समास का उदाहरण कहेंगे। जैसे अधर्म आ गया, धर्म के विरुद्ध आ गया अधर्म, ठीक है। तो अधर्म क्या हो जाएगा हमारा, समास का उदाहरण हो जाएगा, समास का उदाहरण होगा अधर्म होगा। या आप कह सकते हो अनाचार, अनहोनी, अनाचार, ये सब के हैं अपने समास के उदाहरण। नगण्य समास के उदाहरण बनाएंगे। जिस समास में पूर्व पद नकारात्मक या निषेध सूचक हो तो वहां पर आपका ये समास कहलाता है, नगण्य समास कहलाता है। तो अधर्म, अनहोनी, अनाचार क्या हो जाएंगे, इसके हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। कुछ और इसमें मेन में जो सारा कंप्लीट हो गया है, तो हमारा यहाँ पे समास का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। फिर भी कुछ भी डाउट हो तो आप देख लेना, पूछ लेना, कमेंट कर देना। अदरवाइज यहाँ पे अब हम समास को कंप्लीट करते हैं। सारे 6 टाइप हमारी अच्छे से हमने समझ लिए हैं उदाहरण के साथ। रिवाइज प्रैक्टिस जरूर कर लेना ताकि साथ साथ में आपको वो चीज़ सारी क्लियर हो जाए, जो भी आपके डाउट हो। अब फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में करेंगे कोई नेक्स्ट टॉपिक।